वेलकम टू सीएमए पाठशाला। हेलो दोस्तों, ये हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट है। सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखें, उसके बाद ही आप ये वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, अक्वायरर कौन होता है, अक्वायरी कौन होता है, और हमने पढ़ा था कि अक्वाइजिशन मेथड क्या है। तो हमने अक्वाइजिशन मेथड में 4 स्टेप्स पढ़ा था। स्टेप नंबर 1 था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्वायरर। ठीक है, कि अक्वायरर, हु इज द अक्वायरर। तो जरूरी नहीं है जिसके जो लीगल ओनर है वही हमारा अक्वायरर हो, लेकिन अक्वायरर कौन होता है, जिसके पास कंट्रोल होता है। ठीक है, और स्टेप सेकंड था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्वाइजिशन डेट। अक्वाइजिशन डेट हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो और थर्ड स्टेप था हमारा रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। ठीक है, फोर्थ स्टेप था रिकॉग्निशन एंड मेजर ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज। ठीक है, तो आइए आज हम परस्यू करते हैं उसके बाद से। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्वायरर हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहली वीडियो को पहले रेफर करें, उसके बाद ही यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 से, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्वाइजिशन डेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अक्वाइजिशन डेट क्या होता है। अक्वाइजिशन डेट मतलब जब हम लोगों के पास किसी भी बिजनेस का कंट्रोल जिस दिन आता है वो होता है हमारा अक्वाइजिशन डेट। जरूरी नहीं है कि जिस दिन हम लोगों ने कंसिडरेशन पे किया है वही हमारा अक्वाइजिशन डेट हो, बल्कि जिस दिन हमें कंट्रोल मिलता है, हमारे हाथ में कंट्रोल आता है, वो हमारा होता है अक्वाइजिशन डेट। ठीक है, हमने ये देख लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फर्स्ट देखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड ऑन एक्वाइजिशन डेट। हम लोगों ने जो एसेट को ट्रांसफर किया है एक्वाइजिशन डेट पे, उसका फेयर वैल्यू क्या है। सेकेंड है फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अज्यूम्ड। अगर हम लोगों ने कोई लायबिलिटी को लिया है तो हम उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन इफ एनी। और ठीक है, उसके बाद है फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन। उसके बाद है एनी अदर कंसिडरेशन। सब कुछ सम अप करेंगे तो वो हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुडविल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। गुडविल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब हम किसी बिजनेस को अक्वायर करते हैं तो हमें उसके बदले में बिजनेस का गुडविल के लिए भी अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे सपोज कि हमने कोई बिजनेस खरीदा, उसका नेट आइडेंटिफाइबल एसेट था 8 लाख रुपए का। ठीक है, 8 लाख रुपए का आइडेंटिफाइबल एसेट था, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए परचेज कंसिडरेशन पे किया है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए हम लोगों ने क्यों पे किया है, 8 लाख का ही तो एसेट था ना, 10 लाख क्यों पे किया। क्या हमें बिजनेसमैन से कोई प्यार व्यार था क्या, नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। तो हम लोगों ने जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया है वो था हमारे गुडविल का अमाउंट। ठीक है, वो था हमारे गुडविल का अमाउंट। और कोई केस में क्या होगा कि हम लोगों को जितने का एसेट है उससे कम में परचेज कंसिडरेशन हम लोग को उसका कम पे करना पड़ेगा। तो उस टाइम वो बहुत ही रेयर केस होता है जब हमें गुडविल नहीं लगे, उस टाइम पे आएगा हमारा गेन ऑफ बार्गेन परचेज। ठीक है, गेन ऑन बार्गेन परचेज, जो कि हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, आइए हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ए लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड पेइंग 7,20,000। ठीक है, ए लिमिटेड परचेज 80% शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड पेइंग 7,20,000। तो यहाँ पे अक्वायरर कौन है, ए लिमिटेड है। ठीक है, अक्वायर कर रहा है कितना, 80% शेयर्स अक्वायर कर रहा है और कितना पे कर रहा है वो 7,20,000। ठीक है, उसका फेयर वैल्यू दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड इज 9,80,000 रुपी। 9,80,000 उसका फेयर वैल्यू है। हम लोग को तो फेयर वैल्यू ही कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद एंड दैट ऑफ लायबिलिटी इज 1,80,000 और लायबिलिटी पे कर रहा है वो 1,80,000 का। ठीक है, इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट क्या आ गया, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट क्या आएगा, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट था हम लोग का 9,80,000 रुपीज़ का, जिसमें से हम लोगों ने लायबिलिटी को लिया है, अक्वायर किया है जो है 1,80,000 रुपीज़ का। तो हमारा नेट असेट आ जाएगा 8 लाख रुपये। ठीक है, 8 लाख रुपये हमारा नेट असेट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को हो।
उसके बाद है कि नंबर ऑफ शेयर्स इन एक्स लिमिटेड वर 10,000, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इन एक्स लिमिटेड वर 10,000. एज ऑन दैट डे ऑफ एक्वाइजेशन मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 90 रुपी. दैट मीन्स 10 लाख इंटू 90 कितना होगा, 9 लाख रुपी. उसके बाद है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग सिचुएशन. फर्स्ट केस दिया है, दो केस हमेशा क्वेश्चन में रहेगा. फर्स्ट इज एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट नेट असेट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड हम लोग को फर्स्ट रहेगा. उसके बाद रहेगा नेट एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू. पहला तो हमें प्रोपोर्शनेट मेथड, उसके बाद है फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है. प्रोपोर्शनेट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि 80% शेयर हम लोगों ने अक्वायर किया. इसका मतलब एनसीआई क्या हो गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. मैंने बताया था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है. 80% हम लोगों ने अक्वायर किया, इसका मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया हमारा 20%, ठीक है. तो 20% 8 लाख हम लोगों ने निकाला. अभी नेट एसेट हम लोग का 8 लाख रुपये है, ठीक है, 8 लाख रुपये नेट एसेट. उसके बाद है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड. तो 8 लाख रुपये का हम लोग का नेट एसेट है, ठीक है. उसमें से 20% तो हमारा एनसीआई है और 80% हम लोगों ने अक्वायर किया है. तो 8 लाख रुपये में 80% हमारा 6,40,000 ये हम लोगों को कंसिडरेशन पे करना था. मतलब कि ये हमारा आइडेंटिफाइबल एसेट इस अमाउंट का है 6,40,000. बट हम लोगों ने पे कितना किया, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 7,20,000, राइट. 7,20,000 हम लोगों ने पे किया है कितने अमाउंट के लिए, 6,40,000 के एसेट के लिए हम लोगों ने पे किया है 7,20,000. इसका मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा मनी हम लोगों ने पे किया है वो था 80,000. इसका मतलब वो था 80,000 गुडविल का अमाउंट, ठीक है. तो हम लोगों ने गुडविल का अमाउंट निकाल लिया, ठीक है. उसके बाद है हम लोग का सेकंड मेथड है, ठीक है. उसमें हम लोगों को निकालना है फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग. तो फेयर वैल्यू के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखा है परचेज कंसिडरेशन पेड 7,20,000, फिर है प्लस करेंगे एनसीआई वैल्यू एट फेयर वैल्यू, ठीक है. तो एनसीआई का वैल्यू कितना था, 1,80,000, ठीक है. 1,80,000 यहाँ पे था, यहाँ देख सकते हैं हम लोग एनसीआई वैल्यूड 2,000 इंटू 90, ठीक है. 2,000 इंटू 90 कैसे 2,000 आया, 10,000 हमारा शेयर्स था जिसमें से 80% उसका अक्वायर किया हुआ था और 2,000 शेयर्स हमारा था, ठीक है. एनसीआई का वैल्यू था 2,000 इंटू 90 करेंगे तो 1,80,000 आएगा, 1,80,000, ठीक है. तो इसका सम अप करने पे 9 लाख रुपये आएगा. उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है हमारा 8 लाख रुपये, जो हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है 8 लाख रुपये, ठीक है. तो ये जो हमारा 9 लाख आया उसमें से हम लोगों ने 8 लाख माइनस किया तो 1 लाख रुपये आया. तो ये हमारा यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है. दोनों मेथड में अमाउंट हमेशा डिफर करेगा, ठीक है. दोनों मेथड में अमाउंट हमेशा डिफर करेगा. सो इसके लिए आप टेंशन ना लें. उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी थोड़ी, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन है राजा लिमिटेड परचेज 60% शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड पेइंग 525 लाख रुपी, ठीक है. नो नंबर ऑफ इशूड कैपिटल ऑफ राम लिमिटेड इज रुपी 1 लाख. नंबर ऑफ इशूड कैपिटल इज 1 लाख रुपी, ठीक है. फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ राम लिमिटेड इज 6,40,000 रुपी. फेयर वैल्यू कितना था 6,40,000 रुपी, sorry 640 lakh rupee, sorry, and that of liability is 50 lakh as on the date of acquisition. Market price per share of Ram Limited is 775. Find out the value of goodwill, show the accounting entry. अब हम लोग को एंट्री दिखाना है. तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे, फर्स्ट हम लोग का मेथड यूज़ किया है फेयर वैल्यू, ठीक है. फेयर वैल्यू पे हम लोगों को करना है. तो फेयर वैल्यू पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताती हूँ. फेयर वैल्यू जो हमारा कंसिडरेशन पे किया हम लोगों ने 5,25,000 रुपये, ठीक है, 525 है. प्लस करेंगे एनसीआई नेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो, ठीक है. यहाँ पे 40,000 इंटू 775 दैट इज 310 रुपी. 310 आया, दोनों को सम अप किए 835 आया, ठीक है. उसके बाद है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ राम लिमिटेड इज 640, लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है. एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो, उसके बाद ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी 835 माइनस 590, जो हमारा वैल्यू आएगा वो 245 लाख आया, वो गुडविल का अमाउंट है,
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसमें फर्स्ट हम लोग कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे, जितना हम लोगों ने पे किया उसके बाद हम लोगों जो हम लोग का एसेट नहीं था, जैसे हम लोग को 100% निकालना है, ठीक है, तो हम लोगों ने जो पे किया वो 525 है और जो एनसीआई का वैल्यू है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 835 का हम लोग का पूरा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है हमारे पास 835 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ राम लिमिटेड। फेयर वैल्यू कितना है उसका, जो हम लोगों ने जिसके लिए हम लोगों ने पे किया उसका फेयर वैल्यू 640 रुपी है, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने लाइबिलिटी को लेस करेंगे, ठीक है, एसेट माइनस लाइबिलिटी तो हमेशा करते हैं, उससे हमारा नेट एसेट आएगा, ठीक है। नेट एसेट आया 590, ठीक है। तो हम लोगों ने कंसिडरेशन पे किया 835 और एसेट था हमारा 590 का, ठीक है। तो इससे हमारा गुडविल निकल जाएगा। हम लोगों का एसेट 590 का था और हम लोगों ने पे किया 835, इसका मतलब ज़्यादा दिया ना हम लोगों ने, तो जो ज़्यादा अमाउंट है जिस चीज़ का तो वो है 245 लाख रुपी जो था अमाउंट गुडविल का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को अकाउंटिंग एंट्री करना है। अकाउंटिंग एंट्री हमेशा क्या करेंगे, जो हम लोगों ने एसेट अक्वायर किया तो एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, अक्वायर्ड एसेट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद टू कंसिडरेशन, टू अक्वायर्ड लायबिलिटी एंड टू एनसीआई, ठीक है, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो हमारा गुडविल में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अक्वायर्ड एसेट डेबिट, गुडविल डेबिट, टू कंसिडरेशन, टू अक्वायर्ड लायबिलिटी, टू एनसीआई। तो इसका हमारा नरेशन बनेगा, बीइंग रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ राम लिमिटेड अगेंस्ट द कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड एंट्री करेंगे, कंसिडरेशन टू बैंक, हो गया। अब हम सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस में है हमारा व्हेन एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट बेसिस, ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 60% हम लोगों ने एक्वायर किया, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस में हम लोग एनसीआई कैसे निकालेंगे, 40% जो हमारा है वो एनसीआई का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट क्या है, 640 रुपी है। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल 640, लाइबिलिटी लेस करेंगे तो ये हमारा नेट असेट आ जाएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट आ गया हमारा 590 रुपी। उसके बाद हम क्या करेंगे, राजा लिमिटेड शेयर 60% उसका शेयर था तो वो निकाल दिए, तो ये क्या आ गया हम लोग का नेट प्रोपोर्शनेट असेट आ गया, ठीक है। उसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन हम लोगों ने पे किया है 525, उसके बाद है राजा लिमिटेड शेयर 60% इतना का, ठीक है। तो जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया था वो 171 रुपीज़ था, ठीक है। इतना का हम लोग का एसेट था 525 का, ठीक है, 525 का एसेट था, लेकिन हम 525 हम लोगों ने कंसिडरेशन पे किया, लेकिन हम लोग का एसेट तो 354 का था, लेकिन हम लोगों ने इतना एक्स्ट्रा पे किया, इसका मतलब ये गुडविल का अमाउंट था। यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, जैसे 590 का हमारा एसेट था, ठीक है, उसको हम लोगों ने डिवाइड किया दो पार्ट में, एक हम लोगों ने एक्वायर किया, एक एनसीआई है, ठीक है। हम लोगों ने एक्वायर किया कितना, 60%, 590 का 60% कितना हुआ 354, ठीक है, और 40% एनसीआई है 236, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन पे हो गया 525, ठीक है। इतना का एसेट हम लोगों ने लिया, हम लोगों को एसेट मिला कितना का 354 का, और हम लोगों ने पे कितना किया 525, इसका मतलब जो गुडविल का अमाउंट आया 171। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है अक्वायर्ड एसेट, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे नॉर्मली, अक्वायर्ड एसेट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन टू अक्वायर्ड लायबिलिटी टू एनसीआई, उसके बाद है कंसिडरेशन टू बैंक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे परस्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।